तो स्टार्ट हो जाइए। आज हम शुरू करेंगे ITR 4 भरने के लिए, जो फाइनेंशियल ईयर 1920 और असेसमेंट ईयर 2021 के लिए है। कैसे ITR 4 फाइल करना है आप मेरे से सीखिए, और इससे बेहतर होगा कि आप मेरे साथ साथ करते चले जाइए। ऐसे सीखना आपको मुश्किल होगा, हम लोगों की तो आदत है, प्रैक्टिस है, तो हम आपको सिखा पा रहे हैं। अदरवाइज आपको दिक्कतें होंगी, आपके सामने जब फिगर्स होंगे और स्क्रीन पे जब आप काम करोगे ना तो इजी होगा करने का। तो हम इसे लाइव करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले क्या करना, अपना जो भी आपके पास लैपटॉप पीसी वगैरह जो है उसमें गूगल में जाना, और यहाँ पे टाइप करना है इनकम टैक्स ई फाइलिंग। देखो मेरे पास खुलते ही रहता है तो खुल गया, ठीक है। इसको जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे जाके क्लिक कर देना, और आपके सामने जो स्क्रीन आएगा उसमें आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, यूजर आईडी पासवर्ड, ठीक है। दूसरी बात, जब ये पोर्टल को आप खोलोगे ना, इनकम टैक्स के पोर्टल को, तो आपको एक ये एडवाइस दिया जाता है कि आप अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर लो, साथ ही अपने अकाउंट को ई वेरीफाई भी कर लो। तो इसके लिए मेरी एक दूसरी वीडियो है, वो आप देख लेना, और साथ ही यहाँ पे भी क्लिक करोगे ना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अपना यूट्यूब चैनल है, उस पे ये लिंक आपको ले जाएगा और वहाँ ये प्रोसेस करेगा। अभी मैं यहाँ हटा रहा हूँ। अब यहाँ क्या करना है, जब ये ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ लॉगिन करना है। अगर पहले से आपने रिटर्न फाइल कर रहे हो तो लॉगिन करना है। और सबसे पहली बात, 5 जून को ITR 4 अवेलेबल हो चुका था, और 2 जून को ITR 1 हो चुका था। तो ITR 1 का तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। आज हम ITR 4 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपका यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करोगे। तो हमारा यूजर आईडी पासवर्ड डाला हुआ है, हम अपने अकाउंट को खोल रहे हैं कैप्चा डाल के। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ITR फाइल करने के लिए आपको जो जरूरत पड़ती है वो सबसे पहले आपको आपका पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना। अपना पैन नंबर ले लो, अपना आधार कार्ड ले लो, बैंक स्टेटमेंट, सारे बैंक का स्टेटमेंट ले लेना। देखो इस तरह से स्क्रीन खुल के आएगा, और अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नोट कर लेना, एक कागज कलम भी ले लेना अपने पास। और बैंक स्टेटमेंट, जितने बैंक स्टेटमेंट है ना आपके 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है आपके अकाउंट में, वो सारे बैंक स्टेटमेंट आप ले लेना। जितने खाते हैं आपके, चाहे PNB, यस बैंक, एक्सिस बैंक, सारे बैंक का खाता आप ले लेना, ठीक है। उसके बाद फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS क्या होता है, इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। फॉर्म 26AS एज अ पासबुक होता है, जिसमें आपके सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी टैक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। और अब नया वाले में तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी दिखाया जाता है। उसके बाद आपने जितना भी कैश सेल किए हो या कैश में किसी का सर्विस प्रोवाइड किए हो, टर्नओवर क्या आपका क्या है, यानी अगर 1 नंबर में भी सेल किए हो तो सारा डिटेल आप ले लेना ITR 4 फाइल करने के लिए। आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, LIC है, PPF है, बच्चों के स्कूल का फीस है, ये सारी चीजों का रसीद अपने साथ रख लेना। और अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका एमोटाइजेशन सर्टिफिकेट। एमोटाइजेशन सर्टिफिकेट एक तो आपके पास ऑलरेडी होगा पहले से ही, जिसमें लिखा रहता है कि हर महीने आपका कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट कट रहा है। अदरवाइज आप बैंक से एक सर्टिफिकेट भी ले सकते हो, जो फाइनेंशियल ईयर 1920 में कितना आपका हुआ है। अब यहाँ पे जाने के बाद आप फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न करना, और इसको करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, ये स्क्रीन आपके सामने खुल के आएगा, जिसमें पैन नंबर इसमें बड़ा रहेगा। असेसमेंट ईयर आपको पिक करना है ऐसे, तो 2021 कर लेंगे। ITR फॉर्म, ITR 1 की चर्चा हम कर चुके हैं, हम अभी चर्चा करेंगे ITR 4 के लिए, ठीक है। फाइलिंग टाइप आप ओरिजिनल फाइल कर रहे हो या रिवाइज फाइल कर रहे हो, दो ही फाइलिंग होता है, और दोनों का ये ऑब्लिक करके दिए हैं, तो इसे सिलेक्ट कर लो। सबमिशन मोड दो तरह से सबमिट किया जाता है, एक प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन जो हम यहाँ करेंगे, और दूसरा एक्सेल में अपलोड किया जाता है, तो हम प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन करेंगे। ये करने के बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, जैसा कि मैं आपको कहा, पेन नंबर वगैरह ये सारी चीजें। 26AS सैलरी का अगर इनकम है तो 24Q, जब तक ITR फाइल नहीं करेगा, TDS रिटर्न फाइल नहीं करेगा आपका एम्प्लॉयर, तब तक नहीं होता है, आपका फॉर्म 16 मिलता है, और तब तक 26AS भी अपडेट नहीं होता है। तो अभी जो लोग सैलरी वाले हो ना,
उन लोगों का क्या है कि 30 जून तक गवर्नमेंट ने टीडीएस रिटर्न फाइल करने का डेट दिया है, तो सारी कंपनियां भी 30 जून तक में ही फाइल करेंगी। तो आपको 30 जून के बाद ही अपडेटेड 26 मिलेगा। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कि इस वीडियो में लगभग 1 घंटा टाइम लगेगा। हो सकता है 40-45 मिनट लगे, बट मैं 1 घंटा कर रहा हूँ। मैं इस पे अच्छी प्रिपरेशन किया हूँ। मैं आपकी सारी क्वेरीज को दूर करूंगा, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने फेसबुक पे अनाउंसमेंट किया था कि शॉर्टली कम्स ऑन यूट्यूब ITR4। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे इनबॉक्स में आए, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं ध्यान में रखा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा जिसके लिए आपको मुझे मैसेज या मेल या व्हाट्सएप या फोन करना पड़े। मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पे सारा चीज डिफाइन कर दूं, सारा चीज एक्सप्लेन कर दूं। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो बड़ी होगी, पॉज मत करना और ना ही स्किप करके देखना, भगा भगा के मत देखना, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पे आपके बैंक जितने भी हैं वो बैंक के डिटेल आएंगे, जो आप पिछले ITR में डिटेल दिए वो सारे। अगर पहली बार भर रहे हो तो आपको अपलोड करना पड़ता है। और एक बैंक प्री वैलिडेट कर लेना, जिससे क्या होगा कि आपको बेंगलोर भेजने की जरूरत नहीं होगी और इसमें आपको आसानी से रिफंड भी आ जाएगा। तो इसलिए प्री वैलिडेट कर लेना, ताकि बेंगलोर जो CPC हम देते हैं ना, ITR5 एक्नॉलेजमेंट, वो भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अब इसको एग्री करके फिर कंटिन्यू कर दिए। एक चीज यहाँ पे ये याद रखना आप कि जो अब ITR आप फाइल करोगे ना, छोटी छोटी चीजों में आप सेव करते जाना हमेशा। अदरवाइज ये जो 45 मिनट का टाइम यहाँ मिलता है ना, ये खत्म होते ही ये एग्जिट कर देगा और सारा का सारा किया कराया बेकार हो जाएगा। आपको फिर से सारे अमाउंट पुट करने पड़ेंगे, ठीक है। साथ ही यहाँ से ना कभी बैक मत होना है। बैक और आप आगे होने के ना, यहाँ पे बटन है, इससे आगे और इससे पीछे होना। ये ऊपर भी दिया हुआ है, आगे और पीछे। यहाँ से मत होना, यहाँ से हो गए तो फिर ये आउट कर देगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन हो गया, ये इंस्ट्रक्शन का था, ये हमने कर लिया। ये इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं, और सबसे पहली बात ये इंस्ट्रक्शन में वही बता रहे हैं कैसे करना। बैक स्पेस नहीं करना है, ऑल अमाउंट जो है सो इंडियन रुपीज में डालना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है या कोई भी डेट है वो किस फॉर्मेट में डालना है। अब ITR4 है किसके लिए? ITR4 जो है ना, इसका नाम सुगम भी है, ठीक है ना। और ये है इंडिविजुअल, HUF और फर्म के लिए, अदर देन LLP के लिए। साथ ही अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक है तो ये है, चाहे वो बिजनेस या प्रोफेशन से होता है, और जिसमें आपको सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44AE कवर्ड होता है। ये किनके लिए नहीं है? अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो और आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, तो आपके लिए ये नहीं है। और अगर आपका सैलरी का इनकम है तो भी ये फाइल कर सकते हो, यानी सैलरी के साथ कुछ छोटा मोटा काम आप करते हो तो भी इसे आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हो। पेंशन में भी अदर सोर्स है। और एग्रीकल्चर इनकम, अगर कृषि आय आपका 5,000 रुपए तक है तो भी आप इस ITR को फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप देखें तो जैसे ITR1 था ना, उसी तरह से ये है। खाली ITR1 और इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि वहां पे सैलरी वालों के लिए ज्यादा है और आप लोगों के लिए, मतलब बिजनेस वालों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे हम बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस वालों के लिए, और जिनका सैलरी भी है। कुछ लोग होता है नौकरी के साथ छोटा मोटा काम करते हैं, स्पेशली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट हैं, ब्यूटिशियन हैं, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब के लिए, एडवोकेट हैं, या जिनका भी TDS ना 10% के कैटेगरी में कटता है, सेक्शन 194J प्रोफेशनल TDS। तो वो लोग, अगर आपका 10% के TDS कटा है किस कहीं पे, तो वो लोग इस रिटर्न को फाइल करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब ये तो इंस्ट्रक्शन पेज है। अब हम नेक्स्ट पेज अब चलें। ध्यान क्या रखना है, जो कि मैं आपको बताया कि आपको सेव ड्राफ्ट हमेशा करते रहना, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपको मैंने पहले बताया था, फॉर्म 26AS अपना जरूर देखना। 26AS क्या है? व्हाट इज फॉर्म 26AS? इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बता चुका हूँ, आपका लिंक हो दे दिया हूँ, और ITR1 में भी मैंने स्पेशली दिखाया है, ठीक है। 26AS यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना तो आपको लेके जाएगा एक अलग पेज पे, ट्रेसेस पे, और वहां से आपका निकल जाएगा। फॉर्म 26AS का प्रिंट ले लेना
अगर कोई फॉर्म 16 और फॉर्म 26S में डिफरेंस हो तो जिसने भी आपका टीडीएस काटा है, चाहे एम्प्लॉयर ने या आपके क्लाइंट्स ने, तो उन्हें ये इमीडिएट इंटीमेशन देना, उन्हें ये सूचना देना, ताकि वो आपके इंफॉर्मेशन को पा करके फिर से अपना रिवाइज रिटर्न करेंगे और 26S विल बी अपडेटेड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये जो डेटा है नाम वगैरह का, ये सारा आपका ऑटो फिल आ जाएगा, जो कि आप पैन कार्ड में भी दे चुके हो, साथ ही आपने पिछले आईटीआर में भी फिल किए हो, तो ये सारी चीजें आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आधार नंबर जरूर दोगे, और आधार जब जोड़ दोगे ना आप अपने पैन के साथ, जब अटैच करोगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर किसी बंदे के पास आधार कार्ड नहीं है, वो क्या करे, तो वो जो एनरोलमेंट नंबर होता है वो यहाँ पे डाल देना। ठीक है, स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना इंडिविजुअल, जैसे ऑटोमेटिक मेरे केस में आ रहा है कि मैं इंडिविजुअल हूँ। अगर HUF होता तो यहाँ HUF आ जाता, अगर फर्म होता तो यहाँ फर्म का ऑप्शन आ जाता। यहाँ पे अब तो क्या होता है, नाम और पैन कार्ड के हिसाब से ये ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि पैन कार्ड में अगर आप मेरा देखोगे तो पैन कार्ड का जो 4th डिजिट है ये P लिखा है, और P का मतलब इंडिविजुअल होता है। ठीक है, फर्म होता तो F लिखा होता, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, पहले क्या था, यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता था, अब नहीं करना है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना। आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, स्टेट के हो, PSU के हो, पेंशनर हो, या अदर हो, या नॉट अप्लीकेबल, जैसे फैमिली पेंशन वगैरह है। देखो ये ना हमेशा आपको थोड़ी थोड़ी देर पे शो करते रहेगा कि आप अपना ड्राफ्ट सेव करते रहिए, सेव करते रहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, अगर आपको ना लगता है कि कोई समझ में ना आए तो हमें पूछना है। ऐसे जनरली चीज बताता हूँ कि अगर प्राइवेट नौकरी वाले हो ना तो अदर्स चुन लेना। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड वाले हो तो, प्राइवेट कंपनी में करते तो अदर चुन लेना। ये चीजें जो है अब आपको फाइल करना है कि ये 3 कंडीशंस ऐसे आए हैं नए वाले, अगर आप ये कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो आईटीआर फाइल करना जरूरी है। ठीक है, और अब ये 3 कंडीशन क्या है, एक जनरल कंडीशन है कि पहली बात कि अगर आपने करेंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज्यादा की रकम फाइल किए हो तो उसका डिटेल देना पड़ेगा। और अगर आपने 2 लाख से अमाउंट, INR में मैं बात कर रहा हूँ, ₹2 लाख से ज्यादा या 2 लाख का फॉरेन ट्रिप में एक्सपेंस किए हो तो उसका भी डिटेल देना पड़ेगा, यस करना होगा। और अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल का जो कंजम्पशन है वो 1 लाख रुपया 1 साल में हुआ है तो इसे यस करना। तो मैं यहाँ पे नो करूंगा, मेरे केस में नो है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर ये हम पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये टैब एक्टिव नहीं होना है। अगर हमारा रिवाइज होता ना तो यहाँ पे आ जाता, अगर डिफेक्टिव होता तो ये सारी डिटेल आपके आते। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि whether this return is being filed by a representative SSC, if yes please furnish following information। यहाँ पे सिलेक्ट करके यस कर दोगे, और ये सारे, अब रिप्रेजेंटेटिव एसएससी क्या होता है कि अगर सपोज करिए एसएससी कोई है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बदले में जो बंदा आईटीआर फाइल कर रहा है वो अपना डिटेल यहाँ पे देगा, अपना नाम देगा, रिप्रेजेंटेटिव और कैपेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या है उनका, बंदे का लीगल है, मैनेजर है, गार्जियन है या अदर है, जो भी रिलेशन है वो रिलेशन यहाँ देगा। एड्रेस अपना रिप्रेजेंटेटिव देगा, अपना पैन नंबर देगा और अपना आधार नंबर भी देगा। तो हमारे केस में हम खुद कर रहे हैं तो यहाँ पे नो दे देना आप लोग भी। ठीक है, अब इसके बाद इसको ड्राफ्ट को सेव कर देना, सेव ड्राफ्ट, और ये ड्राफ्ट सेव हो गया। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज जो दोस्त है वो इंपॉर्टेंट है, इनकम डिटेल्स। ठीक है, इनकम डिटेल्स, इनकम डिटेल्स का मतलब होता है कि आपकी जो इनकम है वो कहाँ कहाँ से आई है, कितनी इनकम कहाँ से है, उसका डिटेल इसमें देना है। ठीक है, तो पहली बात जो सैलरी का डिटेल है ये तो ऑटोमेटिक आपके फॉर्म 16 से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों का टोटल आता है, तो जो सैलरी के 3 पार्ट होते हैं, जो ये यहाँ पे जो आएगा ये ऑटोमेटिक आपका फॉर्म 16 से जो आपका एम्प्लॉयर फाइल करेगा ना टीडीएस का रिटर्न, उससे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जिस तरह से होता है ना फॉर्म 16 में 17(1), 17(2), 73 में जितने भी 17, 1, 2, 3 में उस ठीक इसी तरह से वहां पे भी रहता है
फॉर्म 16 में भी आपको डिटेल, वो सारे डिटेल अपने से यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपका कोई मिस्टेक हो तो आप, ये एडिटेबल होता है, आप इसको खुद से भी फाइल कर सकते हो, सही कर सकते हो, और ये ऑटोमेटिक यहाँ टोटल आ जाएगा। तो सैलरी का तो आप समझ गए। और यहाँ पे आपको ये कौन सा आएगा, अलाउंसेस यहाँ पे टोटल आएगा। वो अलाउंसेस कहाँ से आएगा, ये अलाउंसेस यहाँ से आएगा। ये अलाउंस देखिए, अगर आपको सैलरी स्लिप होती है तो उसमें देखेंगे कि आपको बेसिक, टियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस आपके लिखे रहते हैं। तो इसमें आपको कौन सा अलाउंस मिला है, एलटीसी मिला है, लीव ट्रेवल कंसेशन, ये मतलब जितने भी हैं सबका नाम है। और इसमें ना एक कॉमन होता है जो कि सेक्शन 10AA HRA का होता है, वो सब में रहता है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो। मान लो मैं दे देता हूँ 20,000 रुपये, ठीक है ना, मैंने मान लो 20,000 रुपये दे दिया, तो ये यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक 20,000 आ गया। अब मैं सैलरी के केस में भी ना मैं मान लेता हूँ कि एक साल में ना इस बंदे ने 2 लाख रुपीज अर्न किया, ठीक है, तो ये मैंने ये भी दे दिया, तो 2 लाख रुपया इसने अर्न किया। और आपको इस बंदा को क्या हुआ, जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, जो रेंट पे ये घर लेके रहता है, उसका कैलकुलेशन होता है सेक्शन 10(13)A में, तो वो यहाँ 20,000 लेके लेस करके 1,80,000 आ गया। और उसके बाद एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 का, वो मिल गया, यानी कि टोटल उस बंदे के पास 1,30,000 रुपया इसका टोटल इनकम हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज और देखना आपके लिए है कि बिजनेस और प्रोफेशन का अगर कोई बंदा है तो वो कहाँ से लाएगा, ठीक है, कि अगर आपका इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, तो वो डिटेल कहाँ से आएगा। तो उसके लिए ना आपको बीपी में जाना है यहाँ पे, ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में। यहाँ पे जब आप सीट फाइल करोगे तो ये ऑटोमेटिक इस सीट पे, इनकम डिटेल्स वाले सीट पे आता चला जाएगा। तो अब बिजनेस एंड प्रोफेशन बीपी वाला जो टैब है, जो सीट है, उसको हम फाइल करेंगे। यहाँ पे आपको अंडर सेक्शन 44AD से रिलेटेड जो बिजनेस आपका है, उसके बारे में यहाँ आपको डिटेल देना है। इसमें आप ध्यान रखना कि गवर्नमेंट ने 2 नियम बनाया है कि यहाँ पे आपके टर्नओवर का, टोटल टर्नओवर का 8% प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना है, और वही अमाउंट यहाँ पे आपको फिल करना है। अगर आप ये ट्रांजैक्शन करते हो कैश में तो, और अगर बैंक से ट्रांजैक्शन आपका होता है, अगर आप एक नंबर में पूरा बैंक से को इंक्लूड कर रखे हो, आरटीजीएस एनईएफटी आता है पेमेंट में, तो आपको 6% प्रॉफिट का दिखाना है या उससे ज्यादा। तो सबसे पहले ना लोगों का कोई भी होता है कि नेम ऑफ बिजनेस, नेम मान लो जो भी बिजनेस का नाम है, अपने फर्म का, कंपनी का, जो भी चीज है वो यहाँ डाल देना। बिजनेस जो आप करते हो उसका क्या नाम है, उसके बाद ना बिजनेस कोड यहाँ पे लेना कि कौन सा काम आप करते हो। तो यहाँ मान लो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चाय का है, टी का है, कॉफी का है, रबर का है, सिल्क है, सारे चीज यहाँ है। आपको मैन्युफैक्चर ऑफ बियर, मतलब जितने आइटम है मोटा मोटी इन्होंने ना सारे दिए हैं। और अगर ना कुछ हो तो इसमें अदर का भी ऑप्शन होता है, तो आप वहाँ अदर का भी ले सकते हो, ठीक है। देखो मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स, सारी आइटम, ये बहुत बड़ी लिस्ट है। इसको आप देख करके, आप होलसेलर है, रिटेल सेल करता है, होटल का है, स्टार रेटेड, नॉन स्टार रेटेड जो होटल्स होते हैं, 5 स्टार, 3 स्टार, उस सब के लिए मोटल्स हैं, जो भी होटल से रिलेटेड है, कैंटीन्स हैं, ये सारे के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और ये सारे आप अपने खुद से यहाँ पे सर्च करके, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, प्रोफेशन है, वो सारा सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज है। तो अगर मान लीजिए कि मैं अगर कोई भी लूं, अगर आप देखें तो मान लेते हैं कि हम टैक्स से रिलेटेड ले लें, अगर मैं कोई भी टैक्स से रिलेटेड आप अगर ले लेते हैं, जैसे हमें टैक्स का काम है, या अकाउंटेंट है तो अकाउंटिंग का ले लिया, फाइनेंशियल एडवाइजर है वो फाइनेंशियल ले लेगा, हाउस फाइनेंस एक्टिविटी, हाउसिंग फाइनेंस का है तो वो ले लेगा। आपको ना इसमें से चुनना है, ठीक है, इससे आपको चूज करना है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, मॉर्गेज एडवाइजर है, ब्रोकर है, क्या है वो प्रोफेशन, इसमें आपको
सिलेक्ट करना है और वो आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ये इसके लिए आप फोन मत किया करना कि सर मेरा कोड क्या होगा, ये आपको ना एक एक पढ़ना होगा। जैसे मैं भी यहाँ पढ़ रहा हूँ, आपको भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि किस चीज का आपका काम है। ठीक है, एग्रीकल्चर एनिमल का है, किसका है, ये यहाँ से हमें रीड करके खुद से सर्च करना पड़ेगा कि हम जो सा काम कर रहे हैं वो काम इसमें आ रहा है कि नहीं, यहाँ शो कर रहा है कि नहीं, वो आपको यहाँ देखना पड़ेगा। और उस काम को आपको पिक करना है यहाँ से, और यहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि मैं रिटेल सेल ऑफ ऑटोमोटिव फ्यूल कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दे देना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होगा। उसके बाद इसको यहाँ पे आपको नेम ऑफ बिजनेस, यहाँ जो भी बिजनेस है, हम सपोज करिए हमने जीएसटी लिख दिया, कोई बात नहीं, एक आपके एग्जांपल के लिए। अब जो ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट है, यहाँ पे समझना दोस्त, सबसे पहली बात मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी बनाओ ना कोई भी रिटर्न फाइल करो, तो कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल जरूर बनाओ। स्टेटमेंट ऑफ इनकम ये बनाना इंपॉर्टेंट है, जिसमें सारे डिटेल, नेम, एड्रेस, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, सारे बैंक का स्टेटमेंट बंदे का, साथ ही ये यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखो। बैलेंस शीट बना दो बंदे का, बैलेंस शीट बना दोगे, पीएल बना दोगे, उससे आपको प्रॉफिट का आइडिया होगा कितना प्रॉफिट है। तो आईटीआर 4 भरने के लिए तो ये चीजें जरूरत थी है। अब मैं लेके चलता हूं आपको ना यहाँ पे फिल करने के लिए, इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव ड्राफ्ट। अब यहाँ पे देखिए ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, प्रोफेशन है तो ग्रॉस रिसीट होगा, और बिजनेस है तो टर्नओवर होगा। ठीक है ना, थ्रू अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक एनईएफटी आरटीजीएस, अगर इन सारी चीजों के थ्रू आपका पेमेंट आया तो यहाँ पे आपको कितना देना पड़ेगा, 6% के हिसाब से प्रॉफिट। और अगर आपको कोई अदर मोड है तो यहाँ पे आपको 8% के हिसाब से देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम टर्नओवर की बात करते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं यहाँ पे टर्नओवर का। तो मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे बैंक में मैंने ले लिया आपको इतना 20 लाख रुपए का, और कैश में मैंने ले लिया आपको 10 लाख रुपए का। तो 6% आप यहाँ क्या करना, फॉर्मूला लगा के इसका बैंक वाला जो है ये वाला, इसका आपको 6% कम से कम लेना है। और याद रखना, अगर 6 से मतलब इधर उधर करोगे ना, ज्यादा जितना दिखा दो, 8, 10, 20, 25% प्रॉफिट दिखा दो, लेकिन अगर कम दिखाए ना तो आपको ऑडिट कराना पड़ जाएगा। यहाँ फिर मैं इसका ले लेता हूँ। ठीक है, 6% ये भी मैंने ले लिया। अब यहाँ पे 60,000 रुपया और 1 लाख, सॉरी यहाँ पे कैश वाले केस में 8% होगा। ठीक है, ये ध्यान, ये मैं गलत कर दिया, 8%, 80,000 रुपीज और 1,20,000 आपको प्रॉफिट हुआ है, जिसमें बैंक से आपने जो एक्चुअल बैंक से जो सेल हुआ, यानी कि बैंक में जिस सेल का पेमेंट आया, रिसीविंग आया आपके पैसे का, वहां पे आपको 6%, और कैश वाले केस में 8% प्रॉफिट दिखाना है। तो आइए हम 20 लाख और 10 लाख लिए। तो हमने यहाँ क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे आपको देना है क्या, टर्नओवर, तो यहाँ मैंने 20 लाख दे दिया। ठीक, और एनी अदर मोड यहां मैंने दे दिया 10 लाख, 10 लाख। अब 6% ऑफ EA1 फॉर अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्न व्हिच एवर इज हायर। 6% या जो आपने अर्निंग किया, क्लेम कर रहे हो, उस दोनों में क्या है, तो आपको 6% या उससे ज्यादा लेना है। तो मैं लेके चलता हूँ, कम से कम ही ले लो, 6% ही ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसका 6% जो आपको आया था वो 1,20,000 आया था, और कैश वाले केस में यहाँ 1,20,000। ठीक है, 120, और यहाँ आपको आया था 80,000। ठीक है, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका दिखा दिया। ठीक, ये कर लेना। और अगर आपने ना दिखा दिया ना यहाँ पे, अगर आप
जो परसेंटेज बताया मैंने 6% और 8% से कम दिखाते हो ना, तो आपको बुक को ऑडिट कराना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से। यहाँ क्लियर लिख दिया है। अब दूसरा हम आते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। यहाँ पे फिर लिख देना जो भी है आपका बिजनेस का नेचर, और यहाँ फिर सिलेक्ट करना है आपको बिजनेस कोड। यहाँ पे किन के लिए ये है, तो ये है उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल है। ठीक है, प्रोफेशनल में मान लो मैंने यहाँ अगर देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अदर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी, डेटा प्रोसेसर है, बीपीओ सर्विस है, या लीगल प्रोफेशनल है, वकील वगैरह हैं, अकाउंटिंग बुक कीपिंग का काम करते हैं, टैक्स कंसल्टेंसी करते हैं। ये बहुत बड़ी लिस्ट है। इसमें से आपको डॉक्टर हैं, डेंटल प्रैक्टिस करते हैं, आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते हैं, मेडिकल क्लिनिक है आपका, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है, नर्स हैं आप, वेटनरी हॉस्पिटल चलाते हैं, इन सब चीज में। तो मैं मान लो कि यहाँ पे ले लेता हूँ आपको अपने फील्ड से ले लेता हूँ, टैक्स कंसल्टेंसी मैंने सेलेक्ट कर लिया। और डिस्क्रिप्शन में कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे देने की, ये मैंडेटरी नहीं है। ये किन के लिए है, सेक्शन 4480 ये जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए है। प्रोफेशनल्स को यहाँ पे शो करना है। और यहाँ पे जो होता है ना, जिस तरह से यहाँ पे 6% और 8% लिया जाता है, यहाँ पे 50% का प्रॉफिट शो करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ग्रॉस रिसीट यहाँ पे भी मान लेता हूँ 20 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 50% यानी कि जो प्रिजेम्पटिव इनकम होगा इस सेक्शन में 50% ऑफ E3, तो 20 लाख का आपको 50% कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 10 लाख। 10 1 2 1 2 3, ठीक है, 10 लाख से यहाँ हो गया। अब ये चीज लेने के बाद नेक्स्ट पोजीशन आता है, ये हम सेव करते रहेंगे, ये बार बार डेट बताता है, एक बार सेव ड्राफ्ट हम कर देते हैं। ये करने के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 44AE, याद रखिए अगर 50% से कम आप दिखाओगे ना, डॉक्टर साहब हैं या जो भी प्रोफेशनल हैं, वकील साहब, तो यहाँ पे आपको फिर ऑडिट करना पड़ेगा। एक ना ब्यूटिशियंस का भी फोन आता है हमारे पास कि सर मैं ब्यूटिशियन हूँ, मैं क्या करूँ, मैं पार्लर चलाती हूँ या जो भी है। तो जो ये पार्लर चलाने वगैरह वाले होते हैं ना, ब्यूटिशियन वगैरह, या यहाँ सीधा कंसेप्ट रखो, आपका जो भी सर्विस हो और आपका, आप जिसको सर्विस दे रहे हो किसी कंपनी को या फर्म को, और उसने आपका 10% TDS काट लिया प्रोफेशनल के अंदर सेक्शन 194J के अंदर, तो आपको ITR 4 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 44A। ये होता है ट्रक मालिकों के लिए, गाड़ी वाले जो है ना, वो यहाँ पे नेम ऑफ बिजनेस डाल देना, बिजनेस कोड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, आपका ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, लेन ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट जो वो होता है ना, क्रेन वगैरह जो मिट्टी खोदने वगैरह, इस सब का बिजनेस है, पैकर्स मूवर हैं, या फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड करते हैं, फॉरवर्डिंग ऑफ फ्रेट है, रिसीविंग एंड रिसिपेंट्स ऑफ फ्रेट है, कार्गो हैंडलिंग है, या अदर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक है। तो जितने ये ट्रांसपोर्टर हो ना भैया, जितने गाड़ी चलाने वाले, बहुत लोगों का फोन आता है सर मैं कौन सा रिटर्न फाइल करूं, तो आपको रिटर्न फाइल करना है कौन सा, ITR 4, वो सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ना ये सारे रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरेज हर एक गाड़ी का यहाँ पे डिटेल देना है। ठीक है, अब अगर आपके पास 10 गाड़ी तक है, इसका नियम है कि अगर आपके पास 10 गाड़ी है तो वहां पे देखिए लिखा हुआ है, इफ द प्रॉफिट आर लोअर देन प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 44AE or the number of vehicles owned at any time exceed 10, then the other ITR as applicable has to be filed। तो अगर 10 गाड़ी से ज्यादा, 10 ट्रक से, 10 ट्रांसपोर्ट गाड़ी से ज्यादा आपके पास गाड़ियां हैं तो ये ITR नहीं फाइल करना है। और यहाँ पे इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसके हिसाब से आपको इनकम कंपुटेशन करना पड़ेगा। At the rate of 1000 per ton per month in case tank exceed 12 metric ton or else at rupees 7500 पर मंथ। तो इस हिसाब से ना कैलकुलेशन आपको एक्सेल शीट में करके ये फाइल कर लेना। ठीक है, अब प्रिजेम्पटिव इनकम फ्रॉम गुड्स कैरेज अंडर सेक्शन 44A टोटल ऑफ कॉलम 5, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको कॉलम में सारे के सारे टोटल आ जाएंगे। अब आप देखेंगे तो बिजनेस एंड प्रोफेशन से मेरे पास टोटल 12 लाख रुपए का प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे चार्जेबल हो गया जिसपे टैक्स लगेगा। 10 लाख मैंने यहाँ दिखा दिया था प्रोफेशन में, और 2 लाख मैंने यहाँ बिजनेस में दिखाया था, तो दो टोटल मिला के 12 लाख हो गया। अगले पॉइंट पे याद रखना GST नंबर, अगर आपका GST नंबर है ना,
तो यहाँ पे जीएसटी नंबर देना है, और अगर एक से ज्यादा जीएसटी नंबर है आपके पास तो इस पे ना ऐड करते जाओगे। इसके लिए पहले वाले को फिल करोगे, इसको जीएसटी नंबर और वहाँ का जो वैल्यू है टर्नओवर आपका, वो एनुअल वैल्यू आउटवर्ड सप्लाई कितना आपने किया। तो जीएसटी रिटर्न जब आप फाइल करते हो तो जीएसटी रिटर्न में जितना भी GSTR1 में आपने सेल दिखाया है उस सब को मिला करके इनकम टैक्स में आपको देना है। तो वो सारे डिटेल आपको मिलाते रहना भैया, उसमें कमी मत करना। यहाँ दे दोगे और फिर आप इसको जितने अलग अलग अगर आपके जीएसटी नंबर हैं तो अलग अलग पेन के, तो यहाँ पे सबको टोटल कर देना। ठीक है, जोड़ते चले जाओगे। अब यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सारे डिटेल भी आपको देना है कि आपका पार्टनर्स मेंबर ओन कैपिटल क्या है, सिक्योर लोन क्या है, अनसिक्योर लोन कितने, आपने एडवांस कितना दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब, सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि आपको कितने लोगों को पैसा देना है, आपने कितने से सर्विस या मटेरियल लिए हैं अभी पेमेंट नहीं किए हैं। और कोई लाइबिलिटीज है तो वो यहाँ लिखना और इसका टोटल ऑटोमेटिक यहाँ लेगा। फिक्स्ड एसेट आपका इन्वेंट्री है, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स यानी आपको कितने लोगों से पेमेंट लेना है, कितने को आपने माल दे दिया या सर्विस दे दिया बट उन्होंने पैसा आपको नहीं दिया, वो डिटेल देना है। बैलेंस विद बैंक, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरूर देना। बैंक में आपका जितने भी बैलेंस है 31 मार्च को जो लास्ट क्लोजिंग बैलेंस स्टेटमेंट में दिखेगा ना वो यहाँ लिख देना, और 31 मार्च को जो क्लोजिंग बैलेंस आपका कैश इन हैंड होगा, आपके घर में जितना कैश होगा वो डाटा यहाँ पे दे देना। कोई लोन एडवांस है तो वो, और अदर एसेट है। इस समय E15, E19, E20 और E22 नंबर कॉलम गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है। तो E15 कहता है आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स का डिटेल यहाँ पे देना है। तो मान लो मैंने 20,000 रुपये दे दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स का डिटेल। उसके बाद आपको कहता है E90 इन्वेंट्री स्टॉक क्या है आपके पास, मान लो यहाँ पे 10,000 दे दिया मैंने। और E20 आपको कहता है सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पे भी मान लो मैंने 25,000 दे दिया है। मैं एक जूम कर रहा हूँ, आप डेटा सब बनाना तैयार करना। बैंक बैलेंस भी कुछ आप जरूर दे देना, मान लो कि आपका जो भी है 2 लाख 1 लाख वो दे देना आप। और कैश इन हैंड चाहे जितना भी हो आप वहां पे सारा डिटेल दे देना, और ये आपका यहाँ बन के आ जाएगा 45,500। याद रखना अगर नहीं कुछ दोगे ना तो ये सारे बाकी कॉलम को मत छेड़ना, ये सारे जो E15, 19, 20, 22 है उसमें 0 0 जरूर कर देना। ठीक है, अब आप इसको एक बार सेव कर दो, मैं सेव कर देता हूँ। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे किस वाले पेज पे, इनकम डिटेल्स पे। ठीक है, अब देखो इनकम डिटेल पे यहाँ 12 लाख रुपया इनकम फ्रॉम बिजनेस से, प्रोफेशन से इस बंदे के पास 12 लाख रुपए का इनकम हो गया। और ये आपने देख ही लिया, सैलरी से भी 2 लाख, तो टोटल इस बंदे को 14 लाख का था। 14 लाख में HRA चला गया, डिडक्शन चला गया, और इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी 1,30,000 आ गया। और अगर टोटल देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर है इसका कुछ भी अदर सोर्स से अगर आपने कुछ अर्न किया है तो ये भी आपको यहाँ पे देना है। अदर सोर्स में आपको क्या देना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सेविंग बैंक अकाउंट में आपके कितने पैसे आए हैं उस पे, सेविंग अकाउंट में भी इंटरेस्ट मिलता है ना, वो इंटरेस्ट दे देना। आप ये बैंक स्टेटमेंट में चेक कर लेना। ठीक है, अगर आपने कोई पोस्ट ऑफिस वगैरह में जमा कर रखा है वो देख लेना, FD वगैरह। इनकम टैक्स से अगर कोई रिफंड आया है उस पे भी इंटरेस्ट मिलता है, वो अमाउंट दिखाना है। फैमिली पेंशन या नहीं कुछ है तो अदर, एनी अदर दे देना। तो अभी मैं इसको सेलेक्ट करके छोड़ देता हूँ क्योंकि हम इसे कुछ नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे हम 0 कर देते हैं। ठीक है, और इसको ना 0 कर दो, और यहाँ पे आप सेलेक्ट वाला ऑप्शन दे दो। अगर कोई ऑप्शन चूज कर लोगे ना और यहाँ अमाउंट नहीं दोगे तो ये आपको फिर रोंग हो जाएगा, फाइल करने नहीं देगा। अभी आप देखना जब मैं फाइल अपलोड करूंगा ना तो अगर इसमें मिस्टेक्स होंगे तो वो सारी की सारी यहाँ पे लिख के आएंगे। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया, और कोई सोर्स होगा तो यहाँ ऐड करते चले जाना। ठीक है, अब देखो क्रॉस टोटल इनकम इस बंदे का 13,30,000 रुपया हो गया, क्योंकि 1,30,000 तो इनकम आ गया इसका, इससे आपको सैलरी से, और 12 लाख बिजनेस और प्रोफेशन से। बिजनेस और प्रोफेशन वाला में यहाँ नहीं देना था लिखने का। ठीक है, इसका सारा डिटेल हमें किस पे देना है, BP वाले पेज पे, बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले शीट पे। ठीक है,
अब फिर आ जाते हैं हम इनकम डिटेल्स पे। अब आपको जो यहाँ करना है, अब एक इनकम आपका मैं यहाँ बता दूं, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, घर का अगर आपका कोई अपना सेल्फ ऑक्युपाइड है या आप लेट आउट किए हुए तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको। और ये सिलेक्ट करने के बाद सारे के सारे अमाउंट आपको दे देना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने कोई लोन ले रखा है ना, तो उसका भी डिटेल, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल यहाँ पे दोगे, ठीक है। इंटरेस्ट जो लोन का होता है यहाँ पे देना, और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो सेक्शन 80C में चला जाता है, जहाँ 1,50,000 रुपए का जो टोटल 80C में आता है डिडक्शन, वहां पे वो अप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये फाइल कर देना। अब अदर सोर्स वाला मैं बता दिया हूं आपको। अब हम आते हैं पार्ट सी पे, डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम, रेफर इंस्ट्रक्शन फॉर डिडक्शन लिमिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पे ना एक चीज आप देख रहे हो, ये सिलेक्ट करने कहता है, तो ये यस या नो करना है, ठीक है। आपको यस सेलेक्ट करना और नो करना है। क्या सिलेक्ट करना है, यस नो, ये हम जानते हैं। गवर्नमेंट ने ड्यू टू कोविड-19 कहा कि 1 अप्रैल से 30 जून तक आप फाइनेंशियल ईयर 1920 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पीपीएफ में है, एलआईसी में है, क्योंकि मार्च के लास्ट वीक में लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन में सब बंद था, तो बंदा करे कैसे। लेकिन एक प्रैक्टिकल रूल यहाँ बता रहा हूं मैं खुद परसों तरसों क्या किया था, पीपीएफ में अपना पैसा जमा करने के लिए भेजा अपने लड़के को। वहां क्या हुआ कि बैंक को अभी एसबीआई बैंक, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी बैंक के पास अभी तक लिखित में रिटन ऑर्डर नहीं आया कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो पैसा जमा हो रहा है वो 1920 में जा सकता है। अब क्या हुआ, बंदा बैंकर ने कहा हमारे बंदे को कि जब आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया। मैंने पूछा क्यों, उसने कहा जी 19-20 फाइनेंशियल ईयर में आपने कम से कम 500 रुपया जो पीपीएफ में जमा करने का आपने नहीं किया, इसलिए ये अमाउंट आपको, अकाउंट इनएक्टिव हो गया, तो 500 रुपया उसका जमा करना और 50 रुपया एक्टिवेट करने का चार्ज लगेगा, यानी लेट फी लगेगा आपको, यानी 550 रुपया मुझे जमा करना पड़ा। तो गवर्नमेंट, हमारी सरकार घोषणाएं तो बड़ी बड़ी कर देती हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो दे देती है। तो ये मैं यहाँ पे गवर्नमेंट की शिकायत आपसे कर रहा हूँ, ये ध्यान देने की चीज है। तो यहाँ अगर आपने 1 अप्रैल 2020 से 30 जून तक को किया है इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ यस कर देना। मैं यस कर देता हूँ। अगर आपने नो किया तो यहाँ नो सिलेक्ट करना। मैं यस इसलिए किया हूँ कि ताकि अगर कोई यस किए होंगे तो उनकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ सेक्शंस की। सेक्शन 80C, सेक्शन ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, हालांकि सारे सेक्शन के सामने लिखा हुआ है, सेक्शन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 80C जो सेक्शन है ना, इसमें 1,50,000 तक का आपको डिडक्शन मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट का, एलआईसी, पीपीएफ, ईपीएफ, आपका एफडी कोई 5 साल से ऊपर का या 5 साल का है। बच्चे के स्कूल फीस में जो आपका ट्यूशन फी होता है, लिस्ट में स्कूल फी के रसीद में देखिएगा लिखा रहता है, वो अमाउंट आप यहाँ दे सकते हो। तो यहाँ पे मोटा मोटी 1,50,000 है, मैं 1,50,000 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं पुट करूंगा तो यहाँ ऑटोमेटिक क्वालिफाइड अमाउंट आएगा कि लिमिट 1.5 लाख है। अगर मैं यहाँ 2 लाख कर दूं ना, ये देखो, अगर मैंने 2 लाख का भी या 20 लाख का भी या 50 लाख का भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पे ये 1.5 लाख ही लेगा। और अगर मैं 1.5 लाख से कम मैंने 20,000 का कर दिया, 2,000 का कर दिया, 200 का कर दिया, तो यहाँ पे 2,200 या 20,000 लेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो मैं यहाँ मैक्सिमम जो इसका लिमिट है 1,50,000 मैं वो ले रहा हूँ, ठीक है ना। 1,50,000 लिया, यहाँ देखो ये 1,50,000 ऑटोमेटिक हो जाएगा। सेक्शन इसके बारे में भी ना मैं अभी आपको जो एक शेड्यूल है डीआई वो बताऊंगा। तो हम चलते हैं आपको अब डीआई वाले शेड्यूल पे। ये है शेड्यूल डीआई। एक बार हम सेव ड्राफ्ट चला देते हैं, रन कर देते हैं। सेक्शन डीआई में अब लोगों का क्या सवाल था कि सर गवर्नमेंट कैसे जानेगी, इनकम टैक्स कैसे जानेगा कि मैंने जो 20-21 फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 30 जून तक जो फंड जमा किया है इन्वेस्टमेंट का, वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 का है, या मैंने जो 1.5 लाख जमा किया उसमें 10,000 रुपया 19-20 का है, 1,40,000 इस साल का है।
तो ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये शेड्यूल DI भरना पड़ता है। अब यहाँ तो 1.5 लाख ने आपने इन्वेस्टमेंट किया जो वहां आपने लिखा इस पेज पे इनकम डिटेल वाले पे। अब यहाँ पे जो टोटल 1.5 लाख है इसमें कितना है 19-20 फाइनेंशियल का, तो मान लो कि मैंने दिया 20,000 दे, ठीक है। ये 20,000 यहाँ पे ये हो गया कि जी 1,50,000 जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 20,000 रुपया मैंने 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच में किया हूं। तो ये डिटेल ऑटोमेटिक देखो गवर्नमेंट को चली जाएगी। अब यहाँ देखो 1,50,000 टोटल इन्वेस्टमेंट है, 20,000 आपका फाइनेंशियल ईयर 20-21 में हुआ है यानी 1 अप्रैल से 30 जून के 2020 के बीच, और 1,30,000 आपका पीछे का हो रखा है, ठीक है। क्लियर, इसको सेव ड्राफ्ट करो और अब आप आ जाओ यहाँ पे फिर इनकम डिटेल्स में। इनकम डिटेल्स में आने के बाद आप देख रहे हैं कि ये सारे फिल हो गया। अब अगला पॉइंट जो आता है वो आता है सेक्शन 80D का, ठीक है। ये जो तीन देख रहे हो ना 80CCC, 80CCD, 80CC कैपिटल D, 80CC कैपिटल D2, ये सारे आपको कंट्रीब्यूशन है पेंशन स्कीम में अगर आप कर रखे हो तो उसके लिए। अब सेक्शन 80D बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, खास करके उन लोगों के लिए जो सिटीज में है, जो बड़े बड़े शहरों में है, महानगरों में है। अगर आप आज के डेट में मेडिक्लेम अपना नहीं किए हो ना तो दोस्त लुट जाते हो हॉस्पिटल में जाके। हालांकि इस ITR को डॉक्टर साहब भी फाइल करते हैं तो उन्हें खुद पता होगा। हॉस्पिटल में आज के डेट में जनरल बीएड का सीट भी 1 नाइट स्टे का 4,000 रुपीज 3,500 रुपीज लिया जाता है। तो ये बहुत महंगा पड़ता है, तो उस जगह पे आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए। तो 80D में आप जब चाहते हो सेक्शन 80D, तो पहले हम यहाँ फिल कर देते थे, लेकिन अब देखो यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है, खुद से नहीं कर सकते हो। तो कैसे करोगे, 80D के लिए भी इन्होंने एक शेड्यूल दे दिया, कहा बेटा 80D के लिए एक ये शेड्यूल ले तुम। अब इसमें जाके कर, एक बार हम सेव कर लेते हैं डेटा को। अब 80D में यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पेरेंट्स को छोड़ के कोई भी बंदा सीनियर सिटीजन है, चाहे आप हैं या आपकी फैमिली में वाइफ हैं, तो यस और नो आपको करना है। या आपने इन्वेस्ट तो किया बट क्लेम नहीं करना चाहते हो तो नोट क्लेमिंग डाल देना, ठीक है। जो आप यस करोगे तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन का रूल अप्लीकेबल हो जाएगा। नो करोगे तो मान लो मैं नो करता हूँ क्योंकि हम सीनियर सिटीजन नहीं हैं। और यहाँ पे आपने हेल्थ इंश्योरेंस कितने का कराया, मान लो हमने 12,000 रुपये का प्रीमियम दिया था। याद रखिएगा अगर आप कैश में प्रीमियम पे किए हो तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, अदर देन कैश, पेटीएम, सेटीएम, एटीएम जो भी है, मतलब एटीएम से तो नहीं होगा, एटीएम से तो कैश ही निकालोगे, पेटीएम वगैरह, NEFT, चेक, ये इन सब चीजों से, और वो जो क्या क्या गया गूगल पे वगैरह, इन सब का वैलिड है बट कैश का नहीं होगा। प्रिवेंटिव चेकअप अगर कुछ करवाया तो वो भी यहाँ दे सकते हो। अब अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस नहीं कराए हो तो आपको मेडिकल एक्सपेंस का भी डिडक्शन दिया जाता है, जो कि यहाँ पे आप फिल कर दोगे। अब अगर आपके पेरेंट्स भी इंश्योरेंस करा रखे हो तो यहाँ पे कर दो यस, हमने पेरेंट्स का भी करा रखा है। उनका हमने कितना का करा लिया, तो यहाँ मान लो मैंने यहाँ फिर 20,000 रुपये दे दिया। हालांकि पेरेंट्स वाले में 50,000 का आपको मिल जाएगा डिडक्शन, तो टोटल 32,000 होता है जो कि क्वालिफाई हमारा कर जाएगा। अब आप देखोगे मैं यहाँ सेव ड्राफ्ट कर रहा हूँ और ये 32,000 रुपीज ना आपको इनकम डिटेल का जो शीट है और वहां पे जो सेक्शन 80D है वहां पे आप देखोगे ऑटोमेटिक आ गया होगा। ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ आ गया और क्वालिफाई भी 32,000 कर गया। अब सेक्शन 80D की बात अगर करें तो अगर आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है कोई डिसेबल पर्सन का जो आप पे डिपेंड है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे कि डिसेबिलिटी जो है डिपेंडेंट पर्सन का आप पे है या आप सेवरी डिसेबिलिटी है, तो वहां पे वो आप खुद हैं या आप पे डिपेंडेंट है, तो वो सिलेक्ट करके ये अमाउंट यहाँ पे डालना है। अगर कोई डिसेबल पर्सन डिपेंड करता है आप पे, और दो केस जो मैं बताया इसमें जो लिमिट है डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर खुद डिपेंडेंट
पर्सन जो आप पे डिसेबल हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 75,000 का है, और अगर कोई पर्सन अलग अदर देन है तो 1,25,000 का यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल सकता है। तो हम इस केस में छोड़ देते हैं। सेक्शन 80 कैपिटल DDB, 80 DDB जो है ना, ये बहुत स्पेसिफाइड चीज है, जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, उसके लिए है। इस वाले में भी आपको 40,000 सेल्फ वाले में होता है, सेल्फ डिपेंडेंट पे खुद के साथ अगर ऐसा है तो, और अगर आपके डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन है तो 1,00,000 रुपया का, और सेल्फ है या आपका डिपेंडेंट जो है जो वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40,000 रुपया। ठीक है। 80E आपको हायर एजुकेशन के लिए अगर लोन लिए तो उस पर जो इंटरेस्ट होता है, ये सब देखोगे ना तो सामने सारा का सारा लिखा हुआ है। सेक्शन 80G जो है डोनेशन टू सर्टेन फंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, प्लीज फाइल। आपको 80G का जो एक शेड्यूल दिया गया है ये आपको फाइल करना पड़ेगा, और इसके लिए फिर से आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 80G के शेड्यूल पे। यहाँ पे आप सेक्शन 80G के शेड्यूल पे आप सारा नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, उसका सिटी, स्टेट, ये सारे के सारे एड्रेस आपको फिल करना है। कुछ डिडक्शन ऐसे हैं जिसमें 100% मिलता है, कुछ में 50% मिलता है। तो ये सारे डिटेल, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं होगा ना जिसको आप डोनेट किए हो, नेम ऑफ डोनी में डोनी का अगर पैन नंबर नहीं है तो वहां पे ये आप टाइप कर देना पैन नंबर की जगह पे। ठीक है। अब मैं आता हूं फिर से इनकम पे, इनकम डिटेल्स पे। अभी आप समझ गए होंगे। तो इनकम डिटेल पे आने के बाद अगर आप देखें ये सब हमने जब फाइल कर दिया, 80G रेंट पेड, अगर आपने रेंट पेड किया, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनका अपना घर नहीं है, रेंट पे रहते हैं, तो वो यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी, भाजपा, आम आदमी और कांग्रेस पार्टी, किसी भी पार्टी को आपने डोनेशन दिया है तो वो आप यहाँ दे दें। TTA और TTBB जो है आपका, अगर कोई बैंक से जो सेविंग अकाउंट है उसमें अगर आपको इंटरेस्ट वगैरह आया है, TTB में 50,000 रुपए तक का दे सकते हैं सीनियर सिटीजन में, और नॉर्मल को तो 10,000 रुपए का है, वो आप यहाँ पे सारी डिटेल दे सकते हैं। 80U है इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी का केस है तो वहां पे भी जो डिडक्शन है वो मिल जाएगा आपको। तो टोटल डिडक्शन अगर हम देखें तो 80C और 80D में दो जगह मैंने क्लेम किया, 1,82,000 आपके पास आ गया, यानी टैक्सेबल टोटल इनकम एक आपको 11,48,000, 11,48,000 रुपीज होता है, जिसपे टैक्स पेबल अगर टोटल देखिए तो 1,69,700 हो रहा है। यहाँ पे ना आप दो चीज देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट लग गया। इंटरेस्ट क्यों लग गया इस बंदा को? क्योंकि जब मोटी टैक्स हो जाती है तो एडवांस टैक्स देना होता है और क्वार्टरली बेस पे, और अगर आपने ये क्वार्टरली बेस आपने नहीं एडवांस टैक्स, अगर 10,000 से ज्यादा का टैक्स बनता है आपको पे करने का फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको क्वार्टरली टैक्स करना पड़ता है, जिसको एडवांस टैक्स कहते हैं। तो एडवांस टैक्स आपने जमा नहीं किया, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है। इस ड्राफ्ट को सेव करो और अब हम चलते हैं आगे वाली पेज पे। आगे वाली पेज ये आपको हमने बता दिया है कि बीपी से ही डाटा यहाँ पे आता है। अब आते हैं हम जो मेन है वो है टैक्स का जो डिटेल है। यहाँ पे टैक्स डिटेल में आप ध्यान रखना, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स फ्रॉम सैलरी एज पर फॉर्म 16 इशूड बाय एम्प्लॉयर। यहाँ पे ऐसे तो ये खुद ही ऑटो पॉपुलेटेड आएगा, खुद ही भर के आएगा। जब आपका एम्प्लॉयर फॉर्म TDS का रिटर्न फाइल कर देगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा उसका 10 नंबर, कंपनी का नाम, एम्प्लॉयर का कितना TDS काटा वो इस कॉलम में, और आपकी सैलरी कितनी है वो यहाँ आ जाएगी। फॉर्म 16A के केस में भी यहाँ पे आपको सारा डिटेल डिडक्टर का आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आपने डिटेल्स और टैक्स डिटेल्स एज पर फॉर्म 16C फर्निश बाय पेयी, वो सारे डिटेल उसका टेनेंट वगैरह का पैन नंबर, आधार नंबर, सारा डिटेल यहाँ पे आ जाता है। TCS का होता है वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपने कोई एडवांस टैक्स जमा किया है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा किए हो, तो जब आप एडवांस टैक्स जमा करोगे ना तो आपको जो चालान मिलता है उस चालान को ध्यान से पढ़ना, उसमें BSR कोड होता है वो यहाँ भरना पड़ेगा। जिस दिन चालान जमा किए हो इस कैलेंडर से सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, मान लो ये जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ।
चालान का नंबर होता है और कितना अमाउंट आपने पे किया वो यहाँ पे आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो ये डेटा आपका सारा सेव हो जाएगा। जब ये सेव हो जाए तो आओगे टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे, एक बार हम सेव कर देते हैं। यहाँ आप देखोगे कि ये सारे चीज आपका ऑटोमेटिक फिल होके आएगा कि आपने एडवांस टैक्स कितना जमा किया, आपका टीडीएस कितना कटा, आपने सेल्फ असेसमेंट कितना दिया, आपका टीसीएस कितना कट के जमा हुआ, वो सारा डिटेल आने के बाद ये हो गया चारों कॉलम कि आपने टोटल टैक्स कितना पे किया, कितना पेबल बन रहा है और रिफंड बनेगा कि नहीं। तो इस केस में तो 1,69,700 1,69,700 रुपीज आपको पेबल बन रहा है, आपको पे करना है, तो रिफंड करने की तो कोई बात ही नहीं हुई। उसके बाद एग्जेम्प्ट इनकम अगर आपका कोई है, अगर एग्रीकल्चर वगैरह से अगर 5,000 रुपए तक का है तो उसका डिटेल यहाँ पे आप दे देना। अगर कोई आर्मी फोर्स वाले का डेथ हो जाता है उस केस का इनकम यहाँ दिखाएगा। पेंशन वगैरह है, कोई आपको प्रोविडेंट फंड का कोई भी मिला है, कोई LIC का मिला है, कोई अलाउंस PM MLA MLC को मिला है, तो वो सारे डिटेल यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ आप दे देना। ठीक है, और वो अमाउंट फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल दे देना और अगर रिफंड बनता है तो किस अकाउंट में आपको रिफंड लेना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, उसी खाते में आपका अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, फादर का नाम है ऑटोमेटिक आएगा, पैन नंबर आ जाएगा। उसके बाद कैपेसिटी में सेल्फ कर रहा हूँ या रिप्रेजेंटेटिव हूँ, करता हूँ पार्टनर हूँ, तो सपोज मैं सेल्फ किया हूँ तो सेल्फ सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ प्लेस हम यहाँ पे लिख देंगे नोएडा और डेट ऑटोमेटिक 7 जून ले लेगा। अब यहाँ पे ना आपके पास 3 ऑप्शन आता है कि प्लीज सिलेक्ट द वेरिफिकेशन ऑप्शन। अगर आपके पास आधार कार्ड है ना तो आधार नंबर पे आपके आधार के मोबाइल पे इसको सिलेक्ट करोगे तो आधार कार्ड में जो आपका आधार नंबर में जो आपका मोबाइल नंबर दिया होगा उस पे एक SMS आएगा और ये वैलिडेट हो जाए, ये सिलेक्ट कर देना। या 4 महीने के अंदर आप CPC बेंगलोर इसको 5 रुपए का डाक टिकट लगा के या स्पीड पोस्ट से भेजोगे तो आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि अभी मैं नहीं करूंगा, 4 महीने के अंदर मैं कभी कर दूंगा, तो इस पॉइंट को क्लिक कर देना। ठीक है, तो तत्काल में मैं मान लो अगर इसको करके आगे सेव कर सकता हूं, तो मैंने अभी यहाँ पे ये सिलेक्ट किया और सेव ड्राफ्ट करके हम आगे नेक्स्ट ये पॉइंट मैं आपको बता ही दिया हूँ, सेक्शन 80D भी और 80G भी बता चुका। अब मैं यहाँ जाके देखूंगा प्रीव्यू एंड सबमिट। अगर प्रीव्यू और सबमिट पे जब क्लिक करेंगे और कोई मिस्टेक होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगा डिटेल। अब देखो जैसे यहाँ पे आ गया ना कि इनकम का यहाँ पे जो TDS2 इफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है हमारा तो वो यहाँ पे दिखाना पड़ता है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाना पड़ेगा, अगर है तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम फिर दोबारा प्रीव्यू एंड सबमिट करके देखते हैं तो यहाँ कहता है कि प्लीज वेरीफाई दैट ऑल डिटेल्स आर वैलिड, क्लिक ओके टू कंटिन्यू सबमिशन ऑफ द फॉर्म, क्लिक कैंसिल टू रिटर्न बैक टू फॉर्म। अगर आपको लगता है कि एक बार और मैं देखूं कोई मिस्टेक है तो आप इसको कैंसिल करके दोबारा देखना, अदरवाइज ओके कर दो। और जो प्रीव्यू आपके सामने आता है ना बन के, उस प्रीव्यू में आप उसका डाउनलोड कर लेना। ये देखो प्रीव्यू आपके पास आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, क्या प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन अकाउंट इन व्हिच यू प्रेफर टू गेट योर रिफंड इन बैंक डिटेल इन टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। टैक्सेस एंड पेड वेरिफिकेशन पे वाले पेज पे चले जाओ और यहाँ 2 बैंक के अकाउंट है, मैंने सिलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि इसमें दे देना क्रेडिट भैया। अब मैं फिर जब करूंगा प्रीव्यू एंड सबमिट फिर ये आपको पूछेगा और कोई मिस्टेक होगी तो निकल के आएगा, अदरवाइज ये प्रीव्यू देखिए आपके सामने आ गया। और यहाँ क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप एक एक चीज यहाँ मिला लेना कि कोई मिस्टेक तो नहीं किया हूं मैं। ठीक है, ये सारी चीज देख लेना, इन्वेस्टमेंट वगैरह है, सेल परचेज जो भी आपका है वो सारा यहाँ देख लेना, डेटर क्रेडिटर्स का डिटेल और सारा एक बार चेक करके उसके बाद ही आप रिटर्न को फाइल करना। ठीक है, ये सारे उसके बाद ही सबमिट पे जब बटन पे क्लिक कर दोगे
तो ये ITR आपका फाइल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे फाइल नहीं करेंगे। अगर कोई एडिट करना है तो यहाँ जैसे यहाँ मान लो कोई मिस्टेक दिख गई कि मैंने 32,000 ATD में नहीं देना था, सॉरी, तो 12,000 जैसे हमने दिया सेल्फ और 20,000 पापा का। तो अगर आपको लगता है कि मैंने अपना 12 की जगह 20 करना है और पापा का 20 की जगह 30 करना है, तो यहाँ पे जाके एडिट करके आप फिर से उसी पेज पे चले जाओगे। तो ये करना मत भूलना, बिना देखे एक एक चीज किए। P&L जरूर बनाना, प्रॉफिट का ध्यान रखना कि बैंक से ट्रांजैक्शन है तो 6% पे काम होगा, अदर देन बैंक है तो आपको, कैश ट्रांजैक्शन है तो आपको 8% का लगेगा, प्रॉफिट लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, उसके बाद इसे सबमिट कर देना। जब सबमिट कर दोगे तो आपको बाद में 120 दिन के अंदर आपको ई वेरिफिकेशन करना है। तो कैसे करोगे, माई अकाउंट में जाना और ई भी वेरीफाई रिटर्न पे चले जाना, और ई वेरीफाई रिटर्न पे जाओगे तो यहाँ दिख रहा है नो रिटर्न पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन, क्योंकि हमने सबमिट रिटर्न नहीं किया था, अदरवाइज यहाँ पे आ जाता। ठीक है, अब एक चीज मैं बताता हूँ आपको कि जब ये फाइल करोगे तो आपके पास आएगा ITR 5 जिसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। इससे पहले एक चीज और बता दूं आपको कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारी सारी वीडियो आपको CA प्रदीप भारद्वाज यूट्यूब चैनल पे भी मिलता है, वहां पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे MCA वगैरह की भी सारी रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे, सारे नॉलेज मिलेंगे, सारी न्यूज मिलेंगे, अपडेट्स मिलेंगे। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको लेके आता हूं इस पे, ये है आपको ITR 5 का। ठीक है, ITR 5 का जब आप रिटर्न फाइल करोगे ना 120 दिन वाले को सिलेक्ट करके, तो आपके पास ये वाला एक्नॉलेजमेंट आएगा। अभी एक्नॉलेजमेंट ना असली वाला नहीं दे रही है गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि लोग क्या करते थे, रिटर्न तो फाइल कर देते थे और इस टाइप वाला जिसमें सारा इनकम का डिटेल, सारा डिटेल होता था, ये ले लेते, क्योंकि यही मेन है। यही दिखा करके आप बैंक वगैरह में वैलिड माना जाता है, लोन वगैरह में सब जगह इसी का वैल्यू है। तो और इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये एक ऐसे आ जाएगा, आपको सिर्फ फॉर्म नंबर, ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट वगैरह आ जाएगा साइन होके। और जब आप इसको बैंक CPC भेज देते हो या ई वेरीफाई पोर्टल से कर देते हो ना, तब आपके पास ये वाला आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है और उस पर लिखा रहेगा डोंट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलोर। और ये भेजने से पहले ना ध्यान रखना, जो यहाँ सिग्नेचर करना होता है वो प्रॉपरली ब्लू पेन से करना। ब्लू पेन, इंक ब्लू होना चाहिए, जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है ना ब्लैक पेन से, उसी तरह ब्लू पेन से करना। ये ध्यान रखना है आपको, और इस एड्रेस पे भेजना भेजना है बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट वीडियो था। इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक करना और साथ ही शेयर करना अपने व्हाट्सएप वगैरह पे। और कोई क्वेरी, उम्मीद नहीं है मुझे करने के लिए, अगर फिर भी आपको लगता है आप ITR फाइल नहीं कर पा रहे हो ITR 4, तो आप हमें व्हाट्सएप तो कर देना 8448610923 पे, और मेल कर सकते हो ram83prakash@gmail.com पे। हमारी जो टीम है वो पेड सर्विस आपकी लेगी और उसका पैसा लिया जाएगा, जो भी चार्ज होगा। हर एक स्टेट में हमारी टीम है, बंगाल, बिहार, यूपी, हरियाणा के गुड़गांव, सोनीपत वगैरह में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली तो पूरा है ही। आप उनसे पेड सर्विस भी ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।